हे एवरीवन, अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है कुछ एक डेफिनेशंस जिनको समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये डेफिनेशन आप समझ लेते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स का एक पहला स्टेप जो है वो आप बहुत आसानी से कवर कर लेंगे और आपके लिए टैक्स जो है बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है पर्सन की। देखिए, अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर पर्सन जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक ह्यूमन बीइंग नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारे एंटिटीज को कवर किया जाता है जो कि इनकम अर्न करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट पर्सन की डेफिनेशन में किस किस को इंक्लूड किया जाता है, ये होते हैं हमारे ये सब इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि एक्चुअल में ये होते क्या है। तो सबसे पहले आपका आता है इंडिविजुअल। तो देखिए, इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक नेचुरल पर्सन से, इट मीन्स एक ह्यूमन बीइंग से। ये कोई मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो कि क्या कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है और उसकी इनकम अगर टैक्सेबल है तो वो आपका क्या कहलाएगा, पर्सन कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, ए जो है वो अगर आपकी सैलरी अर्न कर रहा है 1 लाख रुपीज की, तो वो पर्सन, ये ए जो है वो क्या कहलाएगा, आपका पर्सन कहलाएगा, इंडिविजुअल में आएगा। तो इसके एग्जांपल में सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये सब जो है ये आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन के अंदर किसको इंक्लूड किया गया, एचयूएफ। एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, एचयूएफ क्या होता है, बेसिकली एक जॉइंट फैमिली होती है जिसके अंदर मेन हेड जो होता है वो पूरी फैमिली को चलाता है और उस हेड को बोला जाता है कर्ता। पूरे जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके ऊपर होती है, कर्ता के ऊपर, और इसी की इनकम को क्या किया जाता है, टैक्सेबल किया जाता है। तो एचयूएफ का मतलब क्या हुआ, कॉमन एंसेस्टर, जिनका जो है एक कॉमन पूर्वज होते हैं, उनके लीनियल डिसेंडेंट, उनके वाइफ, उनकी अनमेरिड डॉटर्स, और इसके अंदर कर्ता जो होता है वो क्या होता है, मेन एचयूएफ का हेड होता है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए, जो जॉइंट फैमिली बिजनेस रन किया जाता है फादर एंड सन्स के द्वारा, तो वो किसका एग्जांपल बनता है, आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, और ये किसमें इंक्लूड किया जाता है, आपकी पर्सन की डेफिनेशन के अंदर। इसके बाद आती है आपकी कंपनी। कंपनी क्या होती है, कंपनी होती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो कि कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कंपनी जो होती है उसके जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी अगर कोई भी इनकम होती है तो वो किसकी इनकम मानी जाती है, कंपनी की इनकम मानी जाती है, और कंपनी आपकी क्या आती है, फिर वो पर्सन के अंदर आती है, इसकी इनकम को टैक्सेबल इनकम माना जाता है। तो कंपनी बेसिकली हमारी जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, वो सारी कंपनीज जो कि क्या है हमारे इंडिया के अंदर स्टैब्लिश होती है वो सारी आपकी डोमेस्टिक कंपनी होती है, और जो इंडिया के बाहर स्टैब्लिश होती है जितनी भी एमएनसीज होती है वो आपकी फॉरेन कंपनीज होती है। डोमेस्टिक कंपनी की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, ये सारी आपकी कंपनी का पार्ट है और इनकी इनकम जो होती है वो टैक्सेबल होती है। तो ये किसका क्या होती है, ये आपकी पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फर्म। तो फर्म बेसिकली क्या है, देखिए, फर्म के अंदर आपके एक होती है पार्टनरशिप फर्म, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जिसमें आपको पता है दो या दो से ज़्यादा पार्टनर मिलकर जो होते हैं वो अपनी एक फर्म बना लेते हैं, और वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर जो फर्म रजिस्टर्ड होती है उनकी लाइबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है। तो हमारे पास दो फर्म होती है और दोनों ही फर्म किसके अंदर आती है, आपके पर्सन का पार्ट बनती है। तो फर्म की अगर मैं बात करूँ तो 1932 एक्ट के अंदर जो डिफाइन की गई है और एलएलपी एक्ट 2008 में जो डिफाइन की गई है, वो दोनों ही आपकी क्या आती है, फर्म कहलाती है, और इनकी पार्टनर्स की जो जितनी भी टैक्सेबल इनकम होगी वो फर्म की टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी, और उसको इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये देखिए बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर पर्सन्स जो होते हैं, यहाँ मैं पर्सन्स बोल रही हूँ, इंडिविजुअल नहीं बोल रही, पर्सन 1 पर्सन 2 जो होते हैं वो मिलकर अपनी इच्छा से, मतलब वॉलंटरी, किसी कॉमन पर्पस से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। उनका मेन पर्पस क्या होता है, इनकम अर्न करना होता है, और फिर वो इनकम अगर अर्न करते हैं तो वो आपका कहलाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती है, यही कि सबसे पहले दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। वॉलंटरी एसोसिएशन होता है कि मतलब अपनी इच्छा से जुड़ते हैं, कोई सिचुएशन या कोई फोर्सफुली उन्हें नहीं जोड़ा जाता, उनका ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है और वो इनकम अर्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इनमें से जो ऊपर मेंशन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मिसिंग होगी तो वो आपकी एओपी नहीं बनेगी। तो ये एओपी और बीओआई जो है इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत अच्छे से देखिए। पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3, यहाँ मैं पर्सन बोल रही हूँ, अगेन पर्सन का मतलब यहाँ पर कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है। तो जब पर्सन्स जो है वो आपस में अपनी इच्छा से मिलते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए और अपनी इनकम अर्न करते हैं तो वो कहलाती है आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। और वहीं बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, इसका मतलब मान लीजिए कोई ए बंदा है, बी बंदा है और सी, ये तीनों आपस में किसी सर्कमस्टांस की वजह से जुड़ते हैं और उनका मेन पर्पस क्या होता है, इनकम अर्न करना ही होता है, तो वो आपका कहलाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेंशन है आपका
कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं। एसोसिएशन जो होता है वो इनका इनवॉलंटरी हो सकता है, मतलब उनकी मर्ज़ी नहीं होती है, और इनकम भी जो अराइज़ होती है वो भी सर्कमस्टांस की वजह से ही अराइज़ होती है, और उनका कोई कॉमन इंटेंशन नहीं होता है शुरू में इनकम अर्न करना, ठीक है? अब बीओआई के मेंबर कौन बन सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिविजुअल। अभी मैंने बोला ना ए, बी और सी, मतलब ये इंडिविजुअल पर्सन्स है, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है। यहाँ पर कंपनी, फर्म, एचयूएफ ये इसका मेंबर नहीं बन सकती है, ओके? उसके बाद हमारे नेक्स्ट कौन आते हैं पर्सन की डेफिनेशन में? आती है हमारी लोकल अथॉरिटी। और लोकल अथॉरिटी में कौन आती है? हमारी सारी की सारी म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर और अदर अथॉरिटी, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज होती है वो सारी आपकी लोकल अथॉरिटीज में आती है। और वो अगर कोई इनकम अर्न करती है, उनकी इनकम टैक्सेबल होती है, तो वो भी किसके अंदर रखी गई है? पर्सन की डेफिनेशन में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन एक्चुअल में ये कौन होते हैं? ऊपर सभी हेड्स में, ऊपर जितने भी हेड्स हैं उसके अंदर वो सारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो कि ऊपर किसी भी हेड में नहीं आए हैं, वो सारे आर्टिफिशियल पर्सन्स इसमें आते हैं। होते ही आर्टिफिशियल पर्सन्स ही हैं, जो मतलब कि क्रिएट किए जाते हैं लॉ के द्वारा ही। इसके अंदर बेसिकली आपकी आइडल, डेटी वुड बी एक्सेसिबल, मतलब जितने भी टेम्पल हो गए, मॉस्क्यू हो गए, ये सब आपके किसका पार्ट बनते हैं? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का पार्ट बनते हैं, जो ऊपर किसी भी हेड्स में नहीं आते हैं। तो अभी हमने जो है कवर की है पर्सन की डेफिनेशन। और पर्सन की डेफिनेशन एक चीज़ आपको याद रखनी है, कहाँ मेंशन है? सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर आपकी किसकी पर्सन की डेफिनेशन मेंशन है, इसका आपको सेक्शन याद रखना है। जिसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया है? हमारे इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल पर्सन, ओके? इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या आता है? असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या होता है ये। मान लीजिए आपका जो है बिजनेस शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2024 में, ठीक है? तो पूरा साल, मतलब 1 साल फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो आपका कब खत्म होता है? 31 मार्च 2025। और इस साल आपने क्या किया? इनकम अर्न किया है, ओके? फिर अब जो इनकम आपने इस साल अर्न किया है, उस इनकम पर हमेशा टैक्स कैलकुलेट कब करते हैं? नेक्स्ट ईयर में। कब करते हैं? नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर में टैक्स कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि जो इनकम आपने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 में आपने कमाई, उसका असेसमेंट, उसका कैलकुलेशन कब होगा आपका? 31 मार्च 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच, मतलब कि नेक्स्ट ईयर जो है उसमें उसका हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। इसीलिए जिस साल हम उसका असेसमेंट करते हैं उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर, कि हमने इस साल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया। और किस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया? जो कि हमने प्रीवियस ईयर में कमाई थी। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? वो साल, 12 महीने जिसके अंदर आपने इनकम जो कमाई थी पिछले साल, उसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। और वहीं प्रीवियस ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर के जस्ट पीछे वाला जो साल होता है वो आपका प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो इस सिचुएशन में आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक आपका क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर। और आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 जो होगा वो आपका असेसमेंट ईयर होगा। क्लियर हुआ? एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ कि आपका क्या होगा? जिस साल आपने इनकम कमाई है वो साल आपका प्रीवियस ईयर होगा, और उसी इनकम के ऊपर आप जो टैक्स कैलकुलेट करते हो वो कब करते हो? आपके असेसमेंट ईयर में, ठीक है? तो ये हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि देखिए, सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आता है कि क्या प्रीवियस ईयर जो है वो 12 महीने से छोटा हो सकता है? क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने से छोटा हो सकता है? और क्या असेसमेंट ईयर जो है वो 12 महीने से छोटा हो सकता है? तो इसका आंसर है कि प्रीवियस ईयर 12 महीने से छोटा हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर 12 महीने से छोटा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? देखिए कि मान लीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर 12 महीने से छोटा कैसे हो सकता है। देख लो, अगर मान लो आपने बिज़नेस अपना जो है वो शुरू किया 1 जून 2024 को, आपका बिजनेस शुरू हुआ 1 जून 2024 को, और एंड कब हो रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च में ही होगा। हमेशा याद रखिएगा, एंड हमेशा 31 मार्च 2025 में आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। और फिर उसकी असेसमेंट जब आप करोगे नेक्स्ट ईयर, तो वो आपका कब रहेगा? पूरा 12 महीने का, 31 मार्च 2026। तो अब बात आती है कि 1 जून से आपने बिजनेस शुरू किया और 31 मार्च को वो खत्म हो रहा है, तो कितने महीने का होगा यहाँ पर? 9 मंथ्स हुआ ना। तो ये तो आपका प्रीवियस ईयर है। तो ये 9 महीने में आपने जो इनकम कमाई उसका आप असेसमेंट क्या कर रहे हो? अगले 12 महीने में। कब? अगले 12 महीने में। तो इससे क्लियर होता है कि आपका जो प्रीवियस ईयर है वो आपका छोटा हो सकता है 12 महीने से, लेकिन आपका जो असेसमेंट ईयर है वो आपका पूरे के पूरे 12 महीने का ही होता है, वो आपका छोटा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? ओके। अब एक और चीज़ इसमें आती है ये कि
क्या प्रीवियस ईयर पे जो हम इनकम कमाते हैं उसका असेसमेंट जो होता है वो असेसमेंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर ही करते हैं, ट्रू। और इसी को हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। पर क्या कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई है उसका असेसमेंट सेम प्रीवियस ईयर में ही हो जाए? तो इसका आंसर होगा यस, ऐसा होता है। और वो कब होता है, उसके कुछ एक्सेप्शन है। उसके कुछ एक्सेप्शन में क्या क्या आता है ये आपको हम अभी डिस्कस करेंगे। आपको उसको याद करने के लिए एक निमोनिक याद कर लेना है, SALAD, सैलेड। इससे आपको उसकी एक्सेप्शन याद हो जाएगी। चलिए इसको पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर। और इसमें क्या बोला है कि 12 महीने का एक पीरियड होता है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इनकम जो है पिछले साल की इनकम जो होती है उसका असेसमेंट किया जाता है और इनकम रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें 25-26 जो है वो आपका असेसमेंट ईयर होगा। किसके लिए? 24-25 के प्रीवियस ईयर के लिए। इसका मतलब आपने इनकम कब कमाई होगी? 24-25 के अंदर, और उसका असेसमेंट कब होगा? 25-26 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रीवियस ईयर जो कि आपका कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन है। और इसके अंदर क्या बोला है, प्रीवियस ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर ही होता है जो कि कब आता है? इमीडिएटली प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के जस्ट पीछे वाला जो साल होता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रीवियस ईयर कहलाता है, ठीक है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोल देते हैं। और इसके अंदर बेसिकली एक्चुअल में इनकम अर्न की जाती है एसएससी के द्वारा। और ये 1 अप्रैल को शुरू होता है एंड 31 मार्च को होता है और 12 महीने इसके अंदर होते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब वही एक्सेप्शन की बात आ गई कि कौन से केसेस के अंदर पिछले साल की जो इनकम है उसको पिछले साल में ही टैक्स कर लिया जाता है। जबकि हमने तो बोला ना पिछले साल की इनकम को नेक्स्ट ईयर में हम टैक्स कर लगाएंगे, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन नेक्स्ट ईयर होगा। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि पिछले साल की इनकम को पिछले साल में ही टैक्स लगा लेंगे। तो वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं जब ऐसा करते हैं? तो जब मैंने बोला सैलेड, तो एस का मतलब क्या होता है? अगर कोई शिपिंग बिजनेस है नॉन रेजिडेंट का। ए का मतलब क्या होगा कि अगर टैक्स अवॉइड करने के लिए आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। एल का मतलब क्या होगा? अगर कोई पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहा है, लिविंग इंडिया। और फिर ए का मतलब क्या होगा? कोई एओपी या बीओआई ने जो है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ज्वाइन किया है। और डी का मतलब क्या होगा? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो चलिए इसको समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। शिपिंग बिजनेस की बात करते हैं तो देखिए इसको हम कैसे समझेंगे कि मान लीजिए एक शिप जो है, ठीक है, एक नॉन रेजिडेंट बंदा है, वो जो है उसका बिजनेस क्या है? शिपिंग का। वो जो है इंडिया में आता है किसी काम से और वो इंडिया में यहाँ आकर कोई इनकम अर्न करता है। अब जिस साल वो इंडिया में आया, अब गवर्नमेंट, अगर हम ये सोचें कि उसका टैक्स तो हम अगले साल लेंगे, तो क्या गवर्नमेंट ये बोलेगी कि अच्छा तुम इस साल जो आए हो और अभी वेट करो अगले साल तक और अगले साल दोबारा आके हमारे यहाँ टैक्स भरना? ऐसा करेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो नॉन रेजिडेंट है। हमें क्या पता वो अगले साल कहाँ होगा। तो एक बार आ गया तो उसको दोबारा थोड़ी पकड़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं, इसको जाने ही मत दो। अगर ये हमारे यहाँ आया, इसने यहाँ पर कोई इनकम अर्न की, तो उसी टाइम उससे टैक्स वसूल लो, इसको जाने देना ही नहीं है। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि अगर नॉन रेजिडेंट का कोई शिपिंग बिजनेस है तो उसके ऊपर टैक्स उसी साल लग जाएगा जिस साल उसने इनकम कमाई है। और ये कौन बोलता है? आपका सेक्शन 172 के अंदर मेंशन है। क्लियर? फिर आता है पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। अब अगर मान लो कोई एक पर्सन जो है वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, मान लीजिए फॉरेन में वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब वो 1 अप्रैल से उसका शुरू हुआ था बिजनेस और उसने जो है 30 जून तक यहाँ पर काम किया। उसके बाद वो जा रहा है फॉरेन। तो अब गवर्नमेंट वेट थोड़ी करेगी कि पूरा नेक्स्ट ईयर आएगा और फिर हम उससे टैक्स वसूलेंगे। गवर्नमेंट कहेगी जाने से पहले हमें टैक्स देकर जाओ। जितने महीने तुमने यहाँ पर पैसा कमाया है, 6 महीने अगर तुमने इनकम कमाई है तो उस 6 महीने की इनकम पे हमें टैक्स चाहिए और तुम टैक्स पे कर ही जाओगे। तो ये आपका क्या होगा? पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। तो उस सिचुएशन में भी पिछले साल की इनकम को पिछले साल में ही टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स वसूल लिया जाता है। और ये बोलता है आपका सेक्शन 174। फिर नेक्स्ट सिचुएशन क्या आती है? एओपी बीओआई आर्टिफिशियल। अब मान लीजिए कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है कि कुछ पर्सन्स ने मिलकर जो है किसी पर्पज से बिजनेस शुरू किया और उनका पर्पज जो है 1 साल पूरा होने से पहले ही कंप्लीट हो गया, 4 महीने में। अब 4 महीने में अगर उनका पर्पस कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट कहती है कि जैसे ही आपका पर्पस खत्म हुआ तो आप लाइबल हो कि आप टैक्स पे कर दो, हम वेट नहीं करेंगे नेक्स्ट ईयर का, आप उसी टाइम पे उसी साल जो है टैक्स पे कर दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी असेसमेंट सेम ईयर में ही हो जाती है। इसके बाद आता है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर एसेट टू अवॉइड टैक्स, सेक्शन 175। अब इसमें क्या होता है? मान लीजिए कोई पर्सन ए जो है वो टैक्स से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बी को, और ये बात किसको पता चल गई? गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गई। तो वो क्या बोलेगी? अभी के अभी इससे टैक्स वसूलो, कि जो प्रॉपर्टी से जो ये ट्रांसफर करने वाला था उस पर जितना भी टैक्स बनता है वो इमीडिएटली ले लो, वेट नहीं करना है असेसमेंट ईयर का, इसको इसी साल ही क्या कर लो? टैक्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। एंड देन आता है डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि सेक्शन 176 में। अब ये क्या बोलता है?
अब ये कहता है कि मान लीजिए किसी रीज़न से की वजह से अगर किसी भी पर्सन का बिज़नेस बंद हो रहा है, ए का बिज़नेस बंद हो रहा है किसी भी कारणवश, ठीक है? तो अब ये क्या होता है असेसिंग ऑफिसर के ऊपर होता है कि वो जैसे ही उसका बिज़नेस बंद हो रहा है उसी टाइम उससे टैक्स वसूल सकता है, या फिर अगर उसको लगता है कि कोई जेन्युइन रीज़न है और ए पर्सन जो वो ये कह रहा है कि आप इस साल वेट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट ईयर आपका टैक्स पे कर दूँगा, तो ये असेसिंग ऑफिसर की ही मर्ज़ी होती है कि वो उसको टाइम दे सकता है। तो डिसकंटिन्यूड बिज़नेस और प्रोफेशन सेक्शन 176 ये बोलता है कि अगर बिज़नेस डिसकंटिन्यू हो गया है, तो जब तक बिज़नेस चला है और उसने जितना पैसा कमाया है उसके ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन असेसमेंट सेम ईयर में करनी है या अगले ईयर में करनी है, वो किसकी मर्ज़ी होती है? असेसिंग ऑफिसर की। किसकी? असेसिंग ऑफिसर की मर्ज़ी होती है। तो ये आपका जो है ये एक्सेप्शन थे कि प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल अगर आपको करना है तो उसकी एक्सेप्शन है कि आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है? अब इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनिशन आपकी क्या आती है? हमने अभी पर्सन की डेफिनिशन को कवर किया जो कि आपकी सेक्शन 2 शेड्यूल्स 31 में डिफाइन है। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की डेफिनिशन को कवर किया और उसके एक्सेप्शन को कवर कर लिया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है इनकम। इनकम क्या होता है? देखो इनकम टैक्स के अंदर ना इनकम का मतलब अगर हम बात करें तो वो सारी की सारी रिसिप्ट आ जाती है जो कि आपने कमाई है। इनकम टैक्स एक्ट को नहीं मतलब है कि आपने लीगली कमाया, आपने इल्लीगली कमाया, आपका डेफिनेट सोर्स था, इंडेफिनेट सोर्स था, व्हाटएवर आपके पास पैसा आया, आपने पैसा कमाया है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, दैट्स इट। तो इनकम को जो है उन्होंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टेम्परेरी और परमानेंट इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो है टेम्परेरी इनकम का मतलब आप शॉर्ट पीरियड के लिए कमा रहे हो, आपकी कोई लॉटरी लग गई, आपका कोई कैजुअल इनकम हो गई, तो वो टेम्परेरी इनकम होती है। और परमानेंट इनकम जो कि आप रेगुलरली कमा रहे हो, हर महीने आपको सैलरी का पैसा मिल रहा है, तो वो आपकी परमानेंट इनकम हुई। डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ कि इनकम आपकी डेफिनेट सोर्स से भी हो सकती है, इनडेफिनेट से भी। डेफिनेट मतलब अगर आप जो है डॉक्टर हो और आपको उसका पैसा मिल रहा है, हर महीने सैलरी मिल रही है, तो ये क्या हुआ आपका डेफिनेट सोर्स हुआ। और इनडेफिनेट मान लीजिए आपने लॉटरी की टिकट भरी लगाई थी और वो निकल गई, तो वो इनडेफिनेट सोर्स था। ठीक है? लीगल और इल्लीगल भी हो सकती है। लीगल मतलब वही कि आप जो है कमा रहे हो एक लीगल तरीके से, एक लॉ के अंदर रहकर, तो वो आपका लीगल तरीका हुआ। और इल्लीगल मतलब स्मगलिंग करना, ब्राइब करना मनी, ब्लैक मनी, तो ये सब भी अगर है तो भी इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि यू हैव टू पे टैक्स। मुझे नहीं मतलब है कि तुमने ये टैक्स कहाँ से लिया, हमें सिर्फ इतना मतलब है यू हैव टू पे द टैक्स, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये थी इनकम की डेफिनेशन। इनकम का मतलब क्या हुआ कि आपकी कोई भी किसी भी तरह से इनकम हुई हो, आपको पे करना है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर डिस्प्यूटेड इनकम होती है, तो डिस्प्यूटेड इनकम का मतलब होता है कि अगर कोई इनकम डिस्प्यूट पे चल रही है, तो उसका आपको टैक्स तभी पे करना होगा जब ये डिसाइड हो जाए कि एक्चुअल में वो टैक्स पे करेगा कौन, एक्चुअल में वो इनकम हुई किसको है। जब ये कंफर्म हो जाए उस टाइम पे वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए कोई सैलरी है वो डिस्प्यूट में चल रही है, या फिर लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में जो है रेंट एग्रीमेंट हुआ। लैंडलॉर्ड ने बोला आपको जो है 20,000 रुपए जो है हर मंथ देने हैं, बट टीनेंट तो कहता है कि नहीं नहीं आपने इसमें छेड़छाड़ की है, मैंने तो 10,000 की बात की थी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये तब जब तक सेटल नहीं होगा तब तक वो क्या है इनकम वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। और जब ये सेटल हो जाएगा तब जिसके ऊपर भी राइट आएगा वो उसको पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारी इनकम की डेफिनेशन है। तो इनकम में बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है आपको अगर किसी भी तरह का पैसा अगर आपने कमाया है तो आपको टैक्स पे करना है, चाहे वो लीगल सोर्स से हो या इलीगल।